दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी चीज हमारे भारत देश में सबसे सस्ते में बिक जाती है? क्या है वो चीज, आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा हाथरस गैंग रेप पे थोड़ा बात करना चाहूँगा। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये उन्नाव, ये कठुआ, ये प्रियंका रेड्डी वाली केस हो हैदराबाद का या निर्भया हो, ये होती रहेंगी। चाहे आप उन्हें फांसी दे दो या गोलियों से मार दो, ये तब तक नहीं बंद होंगी जब तक आप इस वीडियो में बताए हुए रास्ते को समझने की कोशिश नहीं करोगे। मेरी एक बार बात हुई थी आरजे उमंग से, जो रेड एफएम के आरजे हैं। उन्होंने बोला कि भाई ये तो बात की बात है, इंस्टेंट क्या किया जाएगा जिससे कि ऐसे जो क्राइम्स होते हैं वो कम जाएंगे। तो भैया एक चीज़ तो मैंने उन्हें भी बताया था, आपको भी बता रहा हूँ कि हमारे देश में अरब कंट्रीज जैसी कानून व्यवस्था तो नहीं हो सकती है। और क्यों नहीं हो सकती है ये मैं आगे आपको बताऊंगा आगे की चर्चा में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लोग जो ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं वो हम में से ही एक हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि हमने अपने जीवन की ज़रूरतों की परिभाषा बदल ली है। हमने अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा की परिभाषा बदल ली है। रेप तो एक अलग चीज़ है, लेकिन रेप के साथ साथ जनांगों को काट देना, उनके अंदर रॉड या सरिया डाल देना, रीढ़ की हड्डी तोड़ देना या पूरी तरह जिंदे इंसान को जला देना, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये किसी मानव का काम नहीं है, ये किसी दरिंदे का काम है। और उस दरिंदे को, वो दरिंदा सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी, सबके अंदर। और उस दरिंदे को शांत करने के लिए, हमारे अंदर के जानवर को शांत करने के लिए जो ज्ञान है, जो तरीका है, वो सिर्फ हमारे वेद पुराणों में है। आज का जो भी सिस्टम है जो हमने बनाया है वो सिर्फ हमें भोग करना सिखाता है, चाहे वो किसी भी तरह का भोग हो। और जब हम ऐसी भोग वाली व्यवस्था में रहेंगे तो आए दिन वैसी घटना होती रहेंगी। कभी आपको किसी और निर्मम तरीके से हत्या दिखेगी और कभी ऐसे गैंग रेप्स। तो या तो आप इस व्यवस्था को फिर से बदलने में, पुराने तरीके पे जाने में, पुराने तरीके का मतलब ये नहीं कि आप चले जाएं सीधे 20वीं सदी में या 19वीं सदी में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। उन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं कर पाएँ तो हमें यूज टू हो जाना चाहिए ऐसे घटनाओं से। ये हमारे जीवन का हिस्सा रहेंगे और डेली होते रहेंगी और होती हैं, और इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। कानून व्यवस्था भी नहीं शायद भारत में। क्यों, वो आगे की चर्चा में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, लोकतंत्र का जो महापर्व होता है, जो मंत्रियों के लिए महापर्व है, वो है चुनाव। और ये चुनाव में हमें अपने मन का प्रत्याशी चुनने का मौका 5 साल में एक बार मिलता है। अपने उंगलियों पे एक निशान लेने के लिए हम लोग घंटों कड़ी धूप में लगते हैं, लंबी कतार में खड़े होते हैं, फिर जाके हमें मौका मिलता है कि हम एक प्रत्याशी को चुन सके जो हमारी सेवा कर सके, है ना। हमारे शहरों की सेवा, हमारे शहर की व्यवस्थाओं की देखभाल, ये सारा कुछ कर सके। लेकिन दुख तो तब होता है दोस्तों जब इतने अमूल्य समय को, इतने अमूल्य मौके को हमारे देश में सस्ते में गवा दिया जाता है। इसकी भी, इस चिन्ह की भी सौदेबाजी कर ली जाती है। और सबसे प्रचलित तरीका जो है हमारे देश में सौदेबाजी करने का, या तो वो नोटों के बल पे होता है, नहीं तो पौवा के बल पे। अगर किसी ने अंग्रेजी दिला दी तब तो बहुमत, भारी बहुमत से जीत जाता है। और अगर ये सब फेल हो गया तो एक कार्ड है जो कभी फेल नहीं होता, वो है जातिवाद का कार्ड। और कुछ राज्यों में रीजनलिज्म का कार्ड, लेकिन जातिवाद का कार्ड ऐसा है जो लगभग हर एक राज्य में चलता ही चलता है। तो अगर आप इस सौदेबाजी में शामिल हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप सौदेबाजी में नहीं भी हैं, फिर भी लोगों को एडुकेट करने के लिए भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जिन प्रत्याशियों को चुनने के लिए जाते हैं, लंबी कतार में लग के, उन प्रत्याशियों के जूते के नीचे जन कल्याण का मुद्दा होता है। जैसे ही चुनाव आती है, उसी जूते को घिस घिस के पार्टी कार्यालय के बाहर उनको टिकट मिलता है। और आप ऐसे प्रत्याशियों को पहचानते हैं, जानते हैं अपने लेवल पे, फिर भी आप उन्हें पार्टी के नाम पे या अपने जान पहचान के नाम पे या अपने दोस्त मुहिम के कहने पे वैसे लोगों को वोट करने जाते हैं। आप सावधान हो जाइए उन मुखौटों से जो चुनाव आते ही पहन लिए जाते हैं। वो लोग सुंदर पक्षी के भेष में बैठे हुए गिद्ध हैं जो अपने शिकार के कमज़ोर होने का इंतज़ार करते हैं ताकि उन्हें नोच नोच कर खाया जा सके। और कब उनके शिकार कमज़ोर होते हैं, शिकार यानी जनता कब कमज़ोर होती है? जब वो लोग पावर में आ जाते हैं, तब उनके पास सारी ताकत होती है। कौन सी सारी ताकत?
पुलिस से लेके हर कानून व्यवस्था उनके उंगलियों पे आ जाती है। फिर वो आपको अपने शिकार की तरह जिस तरह चाहे उस तरह नोच सकते हैं, जैसे चाहे उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये आप सब भली भांति जानते हैं। सबसे मजे की बात क्या है पता है? राजनीति की गंगा किसे कहते हैं? राजनीति की गंगा रूलिंग पार्टी को कहते हैं। प्रत्याशी किसी भी बैकग्राउंड का हो, प्रत्याशी के ऊपर कितनी भी संगीन धाराएं क्यों न लगी हों, अगर वो रूलिंग पार्टी में शामिल हो गया तो इसके मतलब उसने गंगा नहा लिया और वो उतना ही शुद्ध हो गया। ऐसे मुखौटों से भी आपको बचने की ज़रूरत है, नहीं तो ये लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। बदले में क्या देंगे? वही उन्नाव वाली रेप केस देंगे। क्या देंगे? तो वही सिवान की हत्याकांड देंगे, जो तेजाब कांड जिसको बोलते हैं। क्या दे सकते हैं ऐसे लोग? तो वही दे सकते हैं जो भिखरू में विकास दुबे ने दिया था। और भारत के हर एक कोने में जहाँ जहाँ ऐसे प्रत्याशियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के द्वारा चुने जाते हों, वो जनता को कुछ नहीं दे सकते सिवाय ऐसे संगीन अपराधों के। तो दिक्कत यहाँ आती है कि देखिए, जो अपनी सौदेबाजी कर लेते हैं उन्हें तो बोलने का कोई हक ही नहीं है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब आम जनता, जब ईमानदार जनता भी अपने वोट की अहमियत को नहीं समझती है और उन्हीं सौदेबाजी के किसी एक झमेले में पड़ के वैसे ही प्रत्याशी को वोट दे बैठती है। तो आपको एक मौका मिलता है उनके ऊपर प्रहार करने का, और आपसे मेरा निवेदन है कि वो प्रहार को मत छोड़िए। अखबारों में आप बड़ी बड़ी घोषणाएं देखते होंगे, बड़े बड़े उद्घाटन देखते होंगे, ये सब आपको भ्रमित करने के लिए है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक घटिया फिल्म की पटकथा को ढकने के लिए एक एकदम तड़कता भड़कता हुआ आइटम सॉन्ग पेश किया जाता है। आप भ्रमित नहीं होइए, उसके पीछे छुपी हुई नाकामियां हैं, उसको उजागर कीजिए। पार्टियों की अदल बदल हो या गठबंधन या महागठबंधन, ये सारे पैतरे हैं आपको किस तरह से नोच के खाया जा सके। तो उनके चक्करों में मत फंसिए। जो भी प्रत्याशी आपके इलाके से हैं वो आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं, किसी भी तरह का प्रचार करने के लिए आते हैं, या आप तक किसी भी तरह से पहुंचना चाहते हैं, उनके घोषणा पत्र में लिखे हर एक वायदे पे उनकी मुहर लीजिए कि अगर इसमें से 80% काम, अगर इस घोषणा पत्र में से लिखा हुआ 80% काम अगर पूरा नहीं हुआ तो वो अपना इस्तीफा देंगे। और अगर वो आपको ऐसी दलील देते हैं कि ये संभव कैसे है, ये संभव नहीं है, तो आप भी उन्हें साफ साफ बोल दीजिए कि हमारा भी वोट देना आपको संभव नहीं है। भले ही आपका चुनाव दोबारा कराना पड़े, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब तक घोषणा पत्र पे वो राजी नहीं होते हैं कि हाँ हम 80% से ज़्यादा इसको पूरा करेंगे, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे, जब तक इस बात पे राजी नहीं होते तब तक आप वैसे प्रत्याशी को वोट नहीं दीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि वो लोग आपको बोलेंगे, बहुत तरीके दलीलें देंगे, लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। स्कूल में एक कक्षा का परीक्षा देने के लिए भी एक विद्यार्थी को 75% अटेंडेंस का ज़रूरत होता है, असाइनमेंट पूरा करना होता है, इंटरनल एग्जाम्स पास करने होते हैं, 3 में से मिनिमम 2 एग्जाम्स पास करने होते हैं, है कि नहीं? बोर्ड के पहले प्री बोर्ड होता है, उसको पास करना पड़ता है। तो हम वोट दें तो इसकी क्या गारंटी है कि वो घोषणा पत्र में लिखे हुए वायदे पूरे होंगे, जो हमारा प्रॉब्लम लिस्ट है वो सॉल्व होगा। ठीक है, जब तक इसकी गारंटी नहीं मिलती है तब तक आप किसी भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, आप उन्हें वोट ना दें, नहीं तो आप अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं। और क्योंकि या तो वो आपको 5 साल में किसी तरह से ना किसी तरह से आपका शोषण करेंगे और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके वोट की कीमत क्या है और वो आपके कितने पीढ़ी को उस भ्रष्टाचार की भट्टी में झोंक सकती है, इसका नमूना आप 90 की दशक के बिहार के जंगल राज से ले सकते हैं, यूपी के मुलायम राज से ले सकते हैं, और हर राज्य में कभी ना कभी ऐसी सरकारें रही हैं, आप वहाँ से भी सीख ले सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो 90 के दशक का बिहार है और मुलायम राज का उत्तर प्रदेश है। आप उससे सीख सकते हैं कि एक वोट जो है, एक गलत वोट आपके राज्य का, आपके पीढ़ी का कितना नुकसान कर सकती है। यूपी में तो फिर भी दिल्ली के छाव में आके बहुत सारा डेवलपमेंट उसका हुआ, लेकिन बिहार कितना पीछे रह गया है इसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि बिहार के लोगों को अपनी रोजी रोटी दूसरे राज्यों में जाके खोजनी पड़ती है। जो बिहार के लोग हैं वो बिहार में रहना नहीं चाहते हैं, और जो बिहारी हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे भी बिहारी हैं जिनसे मैं मिला हूँ, वो अपने आप को बिहारी तक कहलाना नहीं चाहते। तो ये बिहार की हालत है। और कैसी हुई? एक आपके गलत वोट से, एक वैसे लोगों के गलत वोट के सौदेबाजी से। तो अपनी ताकत समझिए और इस बार ये गलती नहीं कीजिएगा, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने मेरी बातों को समझने की कोशिश की होगी और इस बार के चुनाव में आप जातिवाद को पीछे छोड़ के उससे ऊपर उठ के वोट करेंगे, ताकि समाज का निर्माण हो सके जिसमें उज्जवल भविष्य हो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और इस सारे बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।